गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का बॉटनी की क्लास में वेलकम करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा आरंभ की थी प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में, और हमने जाना था कि प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण स्थल क्या होता है। प्रोटीन का निर्माण स्थल जीव द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और अनुलेखन की प्रक्रिया जो होती है उसमें से डीएनए के एमआरएनए में कन्वर्शन होता है। वह एमआरएनए जो है न्यूक्लियर पोर से होकर बाहर आपका जीव द्रव्य में आता है और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल क्या होता है, राइबोसोम होता है। और प्रोकारियोट तथा यूकारियोट में दो प्रकार के भिन्न प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकारियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वह 80S होता है, दो छोटी इकाइयों 60S तथा 40S का बना होता है। जबकि प्रोकारियोट में जो राइबोसोम होता है वह 70S होता है और दो इकाइयों 50S तथा 30S का होता है। तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि प्रोकारियोट्स में प्रोटीन का संश्लेषण किन चरणों में होता है और किस प्रकार से यह क्रिया संपन्न होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने संरचना बनाई है राइबोसोम की। ऊपर वाली इकाई क्या है, बड़ी इकाई है जिसे 50S कहते हैं, और नीचे वाली जो है इकाई है वह छोटी इकाई है जिसे हम 30S कहते हैं। अब जो है प्रोटीन संश्लेषण जो है 3 चरण में संपन्न होते हैं। पहला है आपका प्रारंभन, दूसरा है आपका दीर्घन या इलोंगेशन, और तीसरा है टर्मिनेशन या समापन। तो इन 3 चरणों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आवेशित ट्रांसफर आरएनए का निर्माण होता है। जब एमिनो अम्ल सक्रिय हो जाते हैं और सक्रियण के पश्चात जो है एमिनो अम्ल जो है ग्राही भुजा में स्थानांतरित होते हैं और टीआरएनए से उनका जुड़ना क्या कहलाता है, आवेशित टीआरएनए का निर्माण करता है। अब जो है आवेशित टीआरएनए जो है, जो राइबोसोम की छोटी इकाई है 30S उससे जुड़ता है और 30S टीआरएनए कॉम्प्लेक्स या 30S टीआरएनए जटिल का निर्माण करता है। तो यह आवेशित जो टीआरएनए होगा यह एमाइनो एसिड से जुड़ा होगा और इसके कारण इसे क्या कहते हैं, आवेशित टीआरएनए कहते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो आवेशित टीआरएनए के निर्माण के पश्चात क्या होता है, राइबोसोम की पहचान की जाती है। क्योंकि जो है आपका ट्रांसफर आरएनए जो है वह क्या होता है, स्थानांतरित होगा आपका राइबोसोम में, और एमआरएनए भी स्थानांतरित होगा आपका राइबोसोम में। उसके पश्चात प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है। तो कैसे जो है एमआरएनए 30S जो राइबोसोम जो है इसकी कैसे पहचान करता है, छोटी इकाई की कैसे पहचान करता है। तो एमआरएनए की पहचान, एमआरएनए जो राइबोसोम की छोटी इकाई की पहचान करता है उसके लिए एक न्यूक्लियोटाइड क्षार के क्रम की आवश्यकता होती है। वह न्यूक्लियोटाइड क्षार का क्रम क्या कहलाता है, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, SD कहते हैं। क्या कहते हैं, SD, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। अब देखिए ये क्या है आपका एमआरएनए का, ये एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, और ये क्या है आपका इनिशिएशन कोडन है, आरंभन कूट जिसे कहा जाता है, आरंभन कूट। तो कूट 2 प्रकार के होते हैं, आरंभन कूट तथा समापन कूट।
आरंभन कूट जो होता है 3 क्षार की श्रृंखला होती है AUG तथा GUG, और जो समापन कूट होते हैं वह होते हैं UAA, UAG और UGA। तो आरंभन कूट से पहले क्या होता है आपका, इससे 8 न्यूक्लियोटाइड क्षार पहले एक प्रकार के न्यूक्लियोटाइड क्षार का क्रम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइन डेल्गालो सीक्वेंस कहते हैं या SD सीक्वेंस कहते हैं। यह SD सीक्वेंस जो है ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए में उपस्थित एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, ASD कहते हैं, एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। ये कहाँ होता है, राइबोसोमल आरएनए पर होता है। कहाँ होता है, राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, rRNA कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल RNA, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, rRNA कहते हैं। तो यह साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस जो है, जो mRNA पर होता है, राइबोसोमल आरएनए में उपस्थित एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस से युग्मक क्षार का जोड़ा बनाता है और आपको राइबोसोम की पहचान होती है। तो अब जो, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रोटीन संश्लेषण के 3 चरण होते हैं, प्रारंभन, दीर्घन तथा समापन। तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यकता क्या होती है, कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होने चाहिए, इसमें पहला है आपका mRNA, मैसेंजर RNA चाहिए। दूसरा है आपका GTP, जिसे हम कहते हैं ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट, और ATP के तरह GTP भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा है आपका Mg++, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो है राइबोसोम की दोनों इकाइयों, छोटी इकाइयों तथा बड़ी इकाइयों को जोड़ने के कार्य में आता है। तो दोनों इकाई जो है Mg++ की सहायता से जुड़ते हैं। चौथा जो है आपका आरंभन कारक, जिसे हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। तो राइबोसोम की आवेशी tRNA बनने के पश्चात क्या होता है, आपको राइबोसोम की क्या हो जाती है, पहचान होती है। और जो है mRNA राइबोसोम की पहचान कैसे करता है, साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस की सहायता से। और साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस जो है राइबोसोमल आरएनए में उपस्थित एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस से युग्मक क्षार का जोड़ा बनाता है और राइबोसोम की पहचान होती है। तो mRNA ने राइबोसोम की पहचान कर ली, तो mRNA स्थानांतरित हो गया राइबोसोम में। हमारे पास जो है राइबोसोम में 2 प्रकार के आरएनए हो गए, mRNA और ट्रांसफर आरएनए, जिनकी सहायता से क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा। यहाँ मैं बता दूं कि जो राइबोसोम की जो बड़ी इकाई है उसमें 2 एंजाइम क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये जो बड़ी इकाई है राइबोसोम की, यहाँ 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं। वह एंजाइम होते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। सो इसमें 2 एंजाइम है 50S में। पहला जो है एंजाइम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जो पेप्टाइड बंध के निर्माण में सहायता करता है। और दूसरा जो है आपका ट्रांसलोकेज, ट्रांसलोकेज। अब ये ट्रांसलोकेज क्या करता है, ट्रांसलोकेज, ये 2 एंजाइम हो गए, कहाँ होते हैं, राइबोसोम की बड़ी इकाई में होते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो पेप्टाइड बंध के निर्माण में सहायता करता है, और ट्रांसलोकेज जो है यह क्या करता है, राइबोसोम को क्या होगा, आगे की ओर बढ़ाता है। तो 3 चरण में संपन्न होती है, प्रारंभन, दीर्घन और समापन। अब हम आइए देखते हैं आरंभन कैसे होता है। तो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम की जो बड़ी इकाई होती है, उसमें 3 स्थल पाए जाते हैं।
पहला स्थल होता है पेप्टिडाइल साइट होगा, पेप्टिडाइल स्थल। दूसरा होता है एमाइनो एसाइल स्थल और तीसरा होता है आपका निकास स्थल। तो ये आपका हो गया ई साइट हो गया, जिधर से क्या होगा आपका पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला क्या होती है, निष्कासित होती है। उसके बाद क्या है आपका पी साइट है, जिससे पेप्टिडाइल साइट कहते हैं। और दूसरा जो होता है ए साइट है, जिसे हम क्या कहते हैं एमिनो एसाइल साइट कहते हैं। तो आरंभन की प्रक्रिया में क्या होता है, 3 प्रकार के जो इनिशिएशन फैक्टर की आवश्यकता होती है वह होते हैं IF1 और दूसरा होता है आपका IF2, तीसरा होता है IF3। सो ये 3 क्या होते हैं आरंभन कारक होते हैं। और 3 आरंभन कारक की सहायता से क्या होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या होता है आरंभन होता है। अब देखिए आरंभन की क्रिया में क्या होगा, ये आपका इनिशिएशन कोडन है AUG, आरंभन कूट कहा जाता है जिससे। अभी क्या है ट्रांसफर RNA है, इससे क्या हुआ है एमाइनो एसिड क्या हुआ है जुड़ा हुआ है, एमिनो अम्ल क्या हुआ है जुड़ा हुआ। तो ट्रांसफर RNA से एमिनो अम्ल जुड़ता है, जिस अवस्था में हम क्या कहते हैं उसे आवेशित ट्रांसफर RNA कहते हैं। अब देखिए ये जो है आपका 5वां छोर है, यह है आपका तीसरा छोर है। ये ट्रांसफर RNA है और mRNA है। मैंने बताया था कि प्रोटीन निर्माण के क्रम में एमिनो अम्ल का स्थानांतरण तभी होता है जब कूट और प्रतिकूट के बीच क्या होता है युग्मक क्षार का जोड़ा बनता है। तो mRNA पर क्या होते हैं कूट होते हैं और ट्रांसफर RNA पर क्या होते हैं प्रतिकूट होते हैं। तो जब कूट और प्रतिकूट के युग्मक क्षार का जोड़ा बनता है तब क्या होगा एमिनो अम्ल जो है क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं और एक दूसरे से जुड़कर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब एमिनो अम्ल जो है आपका ए साइड से पी साइड पर क्या होता है आते जाता है। अब राइबोसोम देखिए इस दिशा में क्या होगा आपका राइबोसोम क्या होता है स्थानांतरित होता है और राइबोसोम के स्थानांतरण में ट्रांसलोकेज एंजाइम जो होता है वह सहायता करता है और यह जीटीपी की ऊर्जा का उपयोग करता है। तो जीटीपी की ऊर्जा का उपयोग कर और ट्रांसलोकेज एंजाइम का उपयोग कर राइबोसोम जो है 5 से 3 डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या करता है आगे की ओर बढ़ता है या हम कह सकते हैं कि स्लाइड करता है। तो आपका जो है एमिनो अम्ल जो है आपका ए साइड से क्या होगा ये आपका पी साइट है। तो ए साइड से क्या होगा पी साइड पर क्या होते रहेगा स्थानांतरित होते रहता है और ए साइड क्या होते जाता है खाली होते जाता है। तो ए साइड से पी साइड पर आएगा और फिर क्या होगा एमिनो अम्ल की श्रृंखला बनेगी पेप्टाइड बंध बनेगा और एक एमिनो अम्ल दूसरे अम्ल से जुड़ेंगे और ई जो है वो क्या है एग्जिट साइट है जिसे हम क्या कहते हैं निकास स्थल। और इस स्थल से क्या होगा पॉलीपेप्टाइड क्या होता है निकलता है आपका राइबोसोम से बाहर आता है। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन फैक्टर IF1, IF2 और IF3। तो ये एमिनो अम्ल यहाँ किससे जुड़ा हुआ है आपका पी साइड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होगा जैसे जैसे राइबोसोम बढ़ेगा तो एमिनो अम्ल पर क्या है आपका ए साइड पर क्या है यहाँ भी क्या जुड़ा हुआ है आपका एमिनो अम्ल जुड़ा हुआ है ट्रांसफर RNA से एमिनो अम्ल जुड़ा हुआ है और जो एमिनो अम्ल जो है स्थानांतरित होते रहता है। तो जैसे जैसे यह mRNA जो है आपका mRNA जैसे जैसे mRNA आगे की ओर बढ़ेगा एमिनो अम्ल जो है वो क्या होगा ए साइड से एमाइनो साइड से पी साइड पर क्या होगा स्थानांतरित होते रहेगा। और कौन सी क्रिया होगी आपके दीर्घन की क्रिया होगी इलोंगेशन की क्रिया होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इलोंगेशन किस प्रकार से होता है। तो ये 2 एंजाइम है जो भाग लेते हैं जो राइबोसोम की बड़ी इकाई में पाए जाते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज
जो पेप्टाइड बंध के निर्माण में सहायता करते हैं। और ट्रांसलोकेज जो है राइबोसोम का मूवमेंट या उस राइबोसोम की गति में सहायता करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है और आगे बढ़ने के क्रम में यह जीटीपी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की ऊर्जा का उपयोग करता है। अब देखिए इलोंगेशन में क्या हो रहा है, देखिए जैसा पी साइट है आपका, ए साइट हो गया आपका, इधर क्या है आपका ई साइट है। अब ए साइट से क्या होगा आपका एमिनो अम्ल की श्रृंखला क्या होगा, पी साइट में क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और देखिए जुड़े हुए हैं और जिस बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं उस बंध को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा क्या होगा, एक दूसरे से क्या होते हैं, एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। अब समापन की प्रक्रिया में क्या होता है, अब यहाँ देखिए इलोंगेशन कारक में 3 प्रकार के कारक उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ हमने नीचे EFTU है, EFTS है और EFG है। ये कौन से कारक होते हैं, इलोंगेशन कारक होते हैं, जिसे दीर्घन कारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घन कारक, क्योंकि यह एमिनो अम्ल की श्रृंखला की लंबाई बढ़ाता है। दीर्घन कारक, दीर्घन कारक या इलोंगेशन फैक्टर। तो समापन कूट कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता दूं कि समापन कूट जो होते हैं जिसे टर्मिनेशन फैक्टर कहा जाता है, समापन कूट। तो समापन कूट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, वह होता है UAA, UAG और UGA। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, समापन कूट होते हैं। अब जैसे mRNA आपका बढ़ता है आगे की ओर, mRNA जैसे आगे की ओर बढ़ता है तो mRNA की जो श्रृंखला है, ये किसकी श्रृंखला है आपकी, mRNA की। तो mRNA की जो श्रृंखला है वहां क्या होता है, अगर समापन कूट आता है, जैसा कि एक समापन कूट मैंने दर्शाया है, वह UA हो सकता है या UAG हो सकता है या UGA हो सकता है। तो जैसे ही समापन कूट का सामना होता है तो क्या होता है, आपका प्रोटीन संश्लेषण क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, यहाँ देखिए पॉलीपेप्टाइड है, A1 एक पहला एमाइनो एसिड है, A2 दूसरा एमाइनो एसिड है और A3 क्या है, तीसरा एमाइनो एसिड है। तो क्या है, मैंने जो दर्शाया है आपका A1 A2 A3, A1 A2 A3, ये क्या है, एमिनो अम्ल की श्रृंखला। अलग अलग क्या है, एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल की श्रृंखला, एमिनो अम्ल की श्रृंखला, एमिनो अम्ल की श्रृंखला। और ये किससे जुड़े हुए हैं, पेप्टाइड बंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे जब एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एमिनो अम्ल की श्रृंखला का निर्माण करते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अब देखिए पॉलीपेप्टाइड का निर्माण हो गया। अब क्या होता है आपका समापन के समय, क्या होता है आपका समापन कूट क्या होता है, mRNA में आता है। जैसे राइबोसोम जैसे आगे की ओर बढ़ता है तो अगर समापन कूट आता है, अब क्या होगा, समापन कूट के बाद अब प्रोटीन का निर्माण की क्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ जो है अब पॉलीपेप्टाइड जो है ये कैसे अलग होता है। सो पॉलीपेप्टाइड जो है रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं, जिसे जो 3 प्रकार के होते हैं, RF1, RF2 तथा RF3 से रिलीजिंग फैक्टर जो है
पॉलीपेप्टाइड के चेन जो है या श्रृंखला जो है उसको क्या कहते हैं, विलग कहते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। वह पॉलीपेप्टाइड जो है पुनः जो है घूर्णन के द्वारा किसका निर्माण करता है, क्रियाशील प्रोटीन, या जिसे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं या त्रिविमीय संरचना कहते हैं, क्रियाशील संरचना का निर्माण होता है। और यह प्रोटीन या एंजाइम हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता है। तो हमने आज पढ़ा प्रोटीन के संश्लेषण के बारे में कि प्रोकार्योट में प्रोटीन का संश्लेषण किस प्रकार से होता है, किन चरणों में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम की पहचान mRNA के द्वारा कैसे होती है, आरंभन कैसे होता है, दीर्घन कैसे होता है और आपका जो है समापन कैसे होता है, राइबोसोम किस प्रकार से जो है आगे की ओर बढ़ता है, कौन सा एंजाइम राइबोसोम को आगे बढ़ने में सहायता करता है, वो ट्रांसलोकेज, और आपका जो है एक और एंजाइम होता है जो पेप्टाइड बंध बनाने में सहायक होता है, उसे हम कहते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। हमने प्रोटीन निर्माण की क्रिया प्रोकार्योट में किस प्रकार से होती है हमने आज चर्चा की। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।